Hello. Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So, regarding Indian Contract Act, I hope it's clear to all. कोई doubt है तो you can ask. कोई doubt है contract में? No doubts? Okay. So, now we'll start with new act, that is another act, Sale of Goods Act 1930. एट दी बिगिनिंग ऑफ द क्लास ही हमने ऐसा डिस्कस किए थे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें समझ आ जाएगा तो उस पर ही उसके ही बेसिस पर और भी एक्ट्स हैं, जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट, क्योंकि वहाँ पर सेल होती है एंड सेल इज़ इटसेल्फ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी उसके बेस पर है. नेक्स्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉर्म ऑफ चेक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट. So again, for that purpose we need to know Indian Contract Act and contract provisions. So with this concept and with all the concepts which we have studied in Contract Act, we will start with Sale of Goods Act. Okay, so Sale of Goods Act, it is an act of 1930, remember that. And one more thing is that we in the previous class we have already discussed that the provisions for regarding Sale of Goods Act was also earlier was incorporated in Indian Contract Act from section 76 to 123, but then now it is repealed and now all the provisions and some more provisions have been added and has been incorporated into another act, which is Sale of Goods Act. Is it clear? A Sale of Goods Act, by the name itself it suggests that sale, it will be a sale. Sale तो आप सब जानते हैं. What is a sale? What is a sale? कोई आंसर कर सकता है? सेल क्या होता है? खरीदना और बेचना किसी चीज़ को. सेल एंड परचेज आप सबने सुने होंगे. इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप. सेल में क्या देते हैं? ट्रांसफ़र क्या होता है? ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, राइट. तो हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ये होगा कि गुड्स का, गुड्स मतलब अभी हम समझेंगे कि गुड्स में क्या इंक्लूड होता है. तो गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टीज़ जस्ट लाइक फर्नीचर, टेबल चेयर्स, फैन. तो इनके सेल के लिए जो प्रोविजंस हैं दैट इज़ गिवन अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है इसमें, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट. दो कॉन्सेप्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल. इसको आप लोग समझिएगा ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो इस पर ही आएगा, इन दोनों के डिफरेंस पर, कि इनका डिफरेंस क्या होता है. सेक्शन 4 है वो बताता है व्हाट इज़ सेल. एक और चीज़ है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को आप सेल भी लिख सकते हैं, और दूसरा होता है एग्रीमेंट ऑफ सेल. ये दोनों डिफरेंट चीज़ है. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ. ठीक है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट Am I audible? Students? Yes, ma'am. Yes. Okay, ठीक है. Okay. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट इज़ एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. तो सेल का मतलब क्या होता है? इट इज़ एन एग्रीमेंट टू सेल सम गुड्स फॉर सम कंसिडरेशन. क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो कंसिडरेशन भी होता है, दो पार्टीज ज़रूरी होते हैं. सो इट विल बी अ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट इन इट सेल्फ, राइट. बट इन द केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल क्या है? इट इज़ एन एग्रीमेंट दैट
we will sell this thing or the another thing in future. So कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है मतलब जहाँ पर सेल कंक्लूड हो चुकी है, एक फाइनल कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है. बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट देर इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट इन इट सेल्फ, इट्स जस्ट एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज. क्योंकि हमने पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट के पहले वाली स्टेज क्या थी, एग्रीमेंट थी, और वो सारे एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ दे बिकम्स द कॉन्ट्रैक्ट. सो इन द केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, यहाँ पर पार्टीज आर प्रॉमिसिंग टू ईच अदर दैट दे विल enter into a contract for the sale of certain things. So it is a stage prior to contract. Okay? Clear है? Difference समझ आया आप लोगों को? Yes or no? रिप्लाई देते चाहिए, नहीं आ रहा है तो भी बोलिए, आ रहा है तो भी बोलिए, so that मुझे समझ आता रहे कि आपको कितना समझ आ रहा है. आगे काइंडली रिप्लाई. ठीक है, तो अब हम पेज नंबर 95 में बहुत सारे डिफरेंसेस दिए हुए हैं बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में. पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी. क्या होता है जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है या सेल होती है तब प्रॉपर्टी बायर, सेल में क्या होगा, एक पर्सन बायर होगा. बायर कौन होगा, द पर्सन हु इज बाइंग द थिंग्स, एंड अनदर पर्सन विल बी सेलर, द पर्सन हु इज गिविंग द ओनरशिप टू अनदर पर्सन, एंड द बायर इज द पर्सन हु इज गेटिंग द ओनरशिप. इन एक्सचेंज या इनके बीच में इन कंसिडरेशन क्या रहेगा, इट विल बी सम प्राइस और सम अमाउंट. Okay, so in case of contract of sale, since it is a concluded contract, therefore the ownership is transferred from seller to buyer immediately. But in case of agreement to sale, it will only the ownership will pass only when certain conditions are fulfilled or when the event has happened or does not happen as the parties have stipulated. Okay, then it is a contract of sale, as I have already said, it is a concluded contract. It means it is an executed contract, while agreement to sell is an executory contract, which means it needs to be performed. In case of both contract of sale, in case of contract of sale, what are the kinds of goods should be there? It should be existing and specific. It means only those goods which are in existence right now, they can be sold. But future and contingent goods, future it means which are not in existence but which will come into existence at some later point of time, and those goods which dependent on happening of some event, those will be called as contingent goods. So in case of agreement to sell, future goods and contingent goods, these are the it deals with both these goods. For example, in case of selling of fruits, so I am making a contract with another person saying that I have a huge farm where I grow mangoes and pineapples. Okay, so the fruits right now they are not in existence. Okay, they will grow in maybe say in next 6 months. So now what I am doing, I am entering into an agreement to sell with the other party, that because they will be the future goods, they will come into existence and right now they are not in existence. So that will be an agreement to sell. When the fruits will grow and ripe, and then I will give the goods, the fruits to the buyer, and buyer will pay me the money. So then it will become a sale or a concluded contract. Is it clear? Yes, no, nothing? Okay. Then in case of contract of sale, what will be the risk of loss? Since in case of contract of sale, the ownership passes from seller to buyer, therefore if the goods are destroyed,
then it will be the sole responsibility of the buyer. But this is not the case in case of agreement to sell, because the ownership has not been transferred from seller to buyer, right? So now in that case, if any damage is caused to the goods, then the responsibility of the seller will arise, the owner will arise, right? Okay, another difference would be on the basis of breach of contract. It says that the seller can sue the buyer for price and for damages in case of breach by the buyer. If the buyer does not pay the price, then the seller can sue him, because now there is a perfectly concluded contract between them. But in case of agreement to sell, the seller can only sue the buyer only for the damages in case any breach is caused by the buyer, okay, but not for the amount. But in case of breach of contract, the seller can sue both for damages as well as for the price. That is the consideration. Then in case of contract of sale, it gives buyer to enjoy the goods as against the world at large, including the seller. The right which is given in case of sale or contract of sale is the right against all the persons. But in case of agreement to sell, it gives right to the buyer against the seller to sue for damages, and not even against the seller, right? In case of now insolvency of the buyer, the seller has to return the goods to the official receiver or assignee, while in case of agreement to sell, the seller is not bound to part with the goods until the price is paid to him. Now what happens in case if the seller becomes insolvent? Because now the buyer becomes the owner, so there is no responsibility of the seller. He is not entitled to, the owner is, since the buyer has become the owner, then he can recover the same from the official assignee. But in case of agreement to sell, buyer cannot claim the goods, because now the contract has not been concluded. Buyer has no right over the goods, so he cannot claim the goods as a right from the official assignee or the receiver of the goods in case the seller becomes insolvent. Now there are certain provisions. So समझ आया आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है? Just a minute now, let me just close the door. Okay. All right. Now we will see what is meant by goods. हमने बहुत बात कर ली है बायर की, सेलर की, कॉन्ट्रैक्ट की, सेल की, एग्रीमेंट टू सेल की. अब गुड्स में क्या होता है? व्हाट इज इन गुड्स इज इंक्लूसिव ऑफ सेक्शन 2(7) बात करता है गुड्स की. It is given under page number 97. Yes, it says that goods include every kind of movable property. So this is very general thing, every kind of movable property. But what does it not include? This is very important. कि क्या इंक्लूड नहीं करता है गुड्स में, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो इसी में से आएगा कि क्या इंक्लूड नहीं करता है. पहला है एक्शनेबल क्लेम्स. एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? एक्शनेबल क्लेम्स वो क्लेम्स होते हैं विच इज़ एन अनसिक्योर्ड क्लेम, अनसिक्योर्ड डेट, एंड मनी.
मनी, अब आप लोगों को क्या लगेगा कि मनी क्यों नहीं होती है? मनी मतलब कि मनी का अगर एक्सचेंज, आप मनी के बदले मनी नहीं खरीद सकते हैं, राइट? क्योंकि गुड्स में मनी एज एन प्राइस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन बट इट कैन नॉट बिकम गुड्स, ये बात ध्यान रखिएगा। ये दोनों एक्सेप्शन है, एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। अब इसमें और क्या क्या इंक्लूड करते हैं? शेयर, क्रॉप्स, वेट, इन शेयर्स, स्टॉक, क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स कह सकते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रोइंग ग्रास, and things attached to or forming part of the land. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी यही चीज़ होती हैं, थिंग्स विच आर अटैच्ड टू द लैंड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। बट ये मूवेबल प्रॉपर्टी में क्यों इंक्लूड है? क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि अटैच तो है ग्राउंड से, लैंड से, बट ये अग्री हुआ था बिटवीन द पार्टीज टू द सेल कि इट विल बी सेवर्ड फ्रॉम द लैंड। फॉर एग्जाम्पल एनी ट्री देखा जाए तो इट इज़ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट अगर बायर और सेलर के बीच में अग्री किए उन्होंने अंडर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि इस ट्री को वो काटेंगे, ज़मीन से निकालेंगे और उसका बाइंग एंड सेलिंग है, उसका सेल होगा, तो इन दैट केस दैट ट्री विच वॉज अग्री टू बी सेवर्ड, नाउ इट बिकम्स a movable property. So every kind of movable property including shares, stocks, growing crops, growing grass, things attached to a forming part of land which were agreed to be severed from the land, they are all comes under movable goods. But what does not come under goods? Actionable claims and money. Okay, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अब गुड्स भी डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स होते हैं। स्पेसिफिक गुड्स होते हैं मीन्स पर्टिकुलर गुड्स विच आर, जिसे लोग पहचानते हैं, पहचान सकते हैं। स्पेसिफिक गुड्स, मैं कह रही हूँ आई एम entering into a contract with a person to sell this remote. Now this is a specific good and not a general good, it is a specific good, right? Specific goods में भी there are कुछ different varieties नहीं, there are different types which is given under section 20 to 22. पहला है कि specific goods which are in a deliverable state, means goods तो specific हैं but they are in a deliverable state, they can also be delivered at the time of the contract. So it says that the property in the goods passes to the buyer when the contract is made and it is immaterial whether the time of payment, the price or time of delivery of the goods or both is postponed. Goods are said to be in deliverable state when they are in such a state that the buyer would under the contract is bound to take delivery thereof. Right now अगर मैं इस remote को buy या sell करने की बात करती हूँ, so now this is a specific good as well as it is in the deliverable state, कि मैं अभी के अभी इस good को deliver कर सकती हूँ किसी और seller को, sorry buyer को मैं good deliver कर सकती हूँ because it is in a deliverable state. दूसरा होता है specific goods वो which in a deliverable state. दूसरे होते हैं which needs to be put in a deliverable state. ऐसे कौन से गुड्स होते हैं जिनकी डिलीवरी करनी पड़ेगी?
when there is a contract for एक और चीज़, the goods which are in a deliverable state, उसमें प्रॉपर्टी जस्ट एट द टाइम जैसे ही डिलीवरी होगी वैसे ही ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी. बट इन केस विच नीड्स टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट, seller is bound to do something to the goods for the purpose of putting them into a deliverable state. The property does not pass until such thing is done and the buyer has notice thereof. दो चीज़ें करनी पड़ेगी अगर कोई goods को deliverable state में देना है. पहले कि उनको डिलीवरी के लिए गुड्स को डिलीवरी में डिलीवरेबल स्टेट में बनाने के लिए कोई काम करना पड़ेगा. थिंग्स टू बी डन बाय होम, बाय द सेलर, प्लस एक नोटिस देना पड़ेगा बायर को कि अब आप ले सकते हैं इसकी डिलीवरी या हम आपको पहुंचा सकते हैं चीज़. तो ये दूसरा टाइप का स्पेसिफिक गुड्स है. और तीसरा होता है स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन सेलर हैज़ टू डू एनीथिंग देयर टू इन ऑर्डर टू एसर्टेन प्राइस. अब तो डिलीवरेबल स्टेट में है लेकिन सेलर को कुछ करना पड़ेगा कोई काम जिसकी वजह से उसका जो प्राइस है दैट नीड्स टू बी एसर्टेन. तब इसमें क्या होगा, प्रॉपर्टी तभी पास होगी जब दैट गुड्स वो जो थिंग है दैट सेलर डज दैट थिंग एंड देन द प्राइस कैन बी एसर्टेन्ड. अब ये तो हो गए ऐसे गुड्स विच आर स्पेसिफिक एंड एसर्टेन्ड. नाउ व्हाट अबाउट दोज गुड्स विच आर अनएसर्टेन्ड. अनएसर्टेन्ड मतलब आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं. आप अपने फॉर एग्जांपल अभी हम ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, फ्रूट्स की बात कर रहे हैं जो ट्रीज़ में थे. अभी तो हम एसर्टेन नहीं कर पाएंगे कि कितने बड़े मैंगो होंगे, कितने छोटे मैंगो होंगे, कैसे होंगे वो, बिकॉज दे आर फ्यूचर गुड्स. सो इन दैट केस द प्रॉपर्टी इन द गुड्स देयर अपॉन passes to the buyer when there is a contract for sale of unascertainable or future goods by description, and goods of that description and in a deliverable state are unconditionally appropriated to the contract either by the seller with the assent of the buyer or by the buyer with the assent of the seller. The property in the goods thereupon passes to the buyer. It means when it has been already agreed between the parties that the goods will be although the goods are unascertainable and or future goods in by its description, but they have been appropriated directly into the contract, or also they are in the deliverable state. In that case, the goods will be the ownership in the goods will be transferred immediately. दूसरा होता है delivery by to carrier, where the seller delivers the goods to the buyer या फिर कैरियर के थ्रू देता है, और टू द बेली. हमने बेली की बात की थे. बेली कौन होता है? यहाँ पर हम बेली को एज एन जिसे गुड्स दिया जाता है बाय द बेलर. सो इवन इफ वी ट्रांसफर द गुड्स और गिव द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बेली, then also in that case he is deemed to have unconditionally appropriated the goods for the purpose of the contract. Appropriated, it means we have given it to the parties who are associated with it. To the even if we have given the goods to the buyer directly or by way of carrier or to the bailey. Another thing is goods on approval or on sale or return. अब दो तरह के होते हैं कि आपने गुड्स तो दिए हैं लेकिन वो कब कंप्लीट होंगे उसकी पूरी सेल, जबकि या तो अप्रूवल होगा फ्रॉम हुम, फ्रॉम द बायर, या फिर होता है एक कि ऑन सेल और रिटर्न. पेज नंबर 100 में दिया हुआ है, इन ऑर्डर टू पुश अप द सेल्स जनरली देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग गुड्स टू द कस्टमर विद द क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग दैट ही हैज़ ऑप्शन टू अप्रूव और रिटर्न द गुड्स विद इन अ गिवन पीरियड. तो इसे कहते हैं अप्रूव और सेल और रिटर्न. जब तक कि गुड्स कस्टमर के पास हैं और वो अप्रूव नहीं कर देता है तब तक कि कोई कॉन्ट्रैक्ट फुल फाइनल नहीं होगा. ठीक है. अब गुड्स कब होते हैं? जबकि या तो अप्रूवल भेज दिया, जब ओनरशिप कब मिलेगी या गुड्स कब पास ऑन होंगे
टू दी बायर, जब या तो बायर अप्रूवल दे देगा या एक्सेप्टेंस दे देगा, या फिर व्हेन ही डज एनी एक्ट जिससे ऐसा लगता है कि उसने फॉर एग्जांपल उसने एक्सेप्ट ना करके डायरेक्टली ना कह के ही हैज़ पेड द अमाउंट फॉर दैट, प्राइस उसने पे कर दिया, तो ये भी एक तरह से इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो जाएगा। या फिर इफ़ इट डज नॉट, उसने डायरेक्टली नहीं दिया बट ही रिटेन्स द गुड विदाउट गिविंग ऑफ, उसने रिजेक्ट नहीं किया, अगर हाँ नहीं किया तो उसने रिजेक्ट भी नहीं किया लेकिन गुड्स अपने पास रखा हुआ है, सो इन दैट केस ऑल्सो ये माना जाएगा कि ही हैज़ एक्सेप्टेड इट, अगर टाइम पर्टिकुलर दिया हुआ था और उस टाइम के अंदर उसने रिटेन किया हुआ है गुड्स और किसी को नहीं दिया है, राइट। इसके बाद है हमारा हम पढ़ेंगे इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स ऑफ गुड, ये हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। एक मैक्सिम थी नेमो दैट कॉल्ड नॉन हैबिट विच सेज दैट कि पर्सन हु डज नॉट ओन द गुड्स कैन नॉट गिव अ बेटर टाइटल टू व्हाट ही हिमसेल्फ हैज़, तो ये आपकी एक लीगल मैक्सिम में भी काम आएगा, प्लस ये कॉन्सेप्ट है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको हम थोड़ा डेप्थ में डील करेंगे थोड़ी देर में। उसके पहले हम थोड़े जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख लेते हैं। कंडीशंस एंड वारंटीज़। अब कंडीशंस और वारंटीज़ क्या होता है? वारंटी मतलब आप लोग जो वारंटी समझते हैं वो ही है कि किसी चीज़ की गारंटी काइंड ऑफ थिंग देना, लेकिन यहाँ पर कंडीशन कंडीशन एक्चुअली आप जो समझते हैं वो वही है कि एक तरह से आप एक कंडीशन को स्टिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन वारंटी का यहाँ पर सेंस चेंज हो जा रहा है। कंडीशन मतलब होता है कि कोई एज अ एक कंडीशन पुटअप करना या स्टिपुलेट करना इन अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेन टू द कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। एंड वारंटीज़ क्या होता है? वो कंडीशंस होती हैं विच आर नॉट मेन बट एंसिलरी और इंसिडेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो कंडीशन क्या होता है? मेन कंडीशन या मेन स्टिपुलेशन, इट while warranty is a incidental, ठीक है। अगर कंडीशन पेज नंबर 103 में आप देख सकते हैं सेक्शन 12, अगर डिफरेंस आएगा तो इन दोनों के बीच में आ सकता है। पहला वाला डिफरेंस हम देंगे कि एक सेक्शन 12(2) में डिफाइंड है, एक सेक्शन 12(3) में डिफाइंड है। एक मेन कंडीशन होती है, एक इंसिडेंटल होती है, फिर इनकी डेफिनेशन लिख देंगे। A condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract. Another, or in case of warranty, it is a stipulation which is collateral or incidental or not main or secondary to the main purpose of the contract. अगर condition breach होती है, what happens in that case? In that case, it gives rise to a treat the, मतलब यहाँ पर on breach के केस में it gives rise to a right to avoid the contract or to rescind the contract, to rescind the contract. While in case of breach of warranties, यहाँ पर आपको contract के rescind करने का तो right नहीं है, no right to reject और repudiate. repudiate means भी ये होता है reject करना, ख़त्म करना contract को, but it has the person other injured person has the right to claim damages. Okay, ये important चीज़ है। अब ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसको हम समझेंगे कि विच आर जो कंडीशंस कहलाएगी और मतलब विच आर मेन और एसेंशियल टू दी मेन पर्पस ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट। पहला है कि टाइटल से रिलेटेड, कि भाई टाइटल जो दिया गया है दैट मस्ट बी द टाइटल ऑफ दी सेलर। अगर सेलर ने बोला है दैट आई एम द ओनर ऑफ दी गुड्स, तो देन इस कंडीशन को ही हैज़ टू फुलफिल, ही हैज़ टू शो दैट ही इज़ द ओनर ऑफ द गुड्स। इस पर कोई भी अगर फॉर एग्जांपल इस पर ब्रीच होता है, बाद में पता चलता है दैट द पर्सन who was claiming himself to the seller was not the seller but he
held the title on behalf of somebody else. So in that case, it will be considered as a breach of condition, that is the main essential condition. And in that case, the buyer has the right to first to rescind. He can consider the contract to be repudiated. Another thing is sale by description. अब जब description है और उसकी अगर बताई गई कि एक if I am selling a particular helmet of a particular description, then it needs to be of that description only. इससे अगर थोड़ा सा different रहा तो ये भी एक condition बन जाएगी और इसकी अगर breach पर person can repudiate the contract. Another thing is अगर हम कोई quality और fitness की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं, जैसे कि हम कोई फर्नीचर ले रहे हैं और बोल रहे हैं ये बहुत ही फाइन क्वालिटी की इसमें वुड यूज़ हुई है, लेकिन बाद में पता चलता है कि दैट इट वाज नॉट ऑफ दैट गुड क्वालिटी वुड वाज यूज्ड. सो इन दैट केस ये भी एक कंडीशन थी. दूसरी कंडीशन होती है कि सैम्पल एक दिखाया गया है और उसकी जगह कुछ और आ रहा है, तो उस केस में सैम्पल विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ कंडीशन. वारंटी में क्या होगा? वारंटी जनरली होती हैं कि ऑल्दो दे आर conditions to the contract which are stipulations, आपने कुछ बातें कही हुई हैं, but they are not directly related to the main purpose of the contract. However, they are indirectly connected or incidental in nature. जैसे कि अगर आपको कोई सामान दिया जा रहा है तो ऐसा माना जाएगा कि आपको उसका possession, आपको उसको possess करने के लिए you have the right to have a quiet possession and peaceful possession of that thing. जैसे कि अगर मुझे ये रिमोट बेचा जा रहा है तो मुझे ये बताया जाएगा, वारंटी होगी इसकी ये कि भाई ये मुझसे कोई और नहीं लेगा. मैं जब इसे यूज़ कर रही हूँ तो कोई और नहीं आएगा, थर्ड पर्सन आके मुझे बोलेगा कि दैट दिस रिमोट ऑल्सो बिलोंग्स टू मी एंड आई एम ऑल्सो ऑथराइज टू यूज़ इट. ओके, सो ऑल्दो ये बेसिक चीज़ नहीं है, लेकिन ये इट इज़ अ वारंटी. मेन पर्पज़ के लिए नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के इम्प्लाइड है. इसकी ब्रीच पर क्या होगा? मैं कॉन्ट्रैक्ट तो ट्रीट एज एन मैं रेपुडिएट या रेसेंड नहीं कर सकती. मैं बोल सकती हूँ भाई अगर किसी ने आके मेरे क्वाइट पोजेशन को, इसको होल्ड करने के राइट को अगर किसी ने ब्रीच किया है तो आई कैन हैव द राइट टू क्लेम डैमेजेस फ्रॉम हूम? फ्रॉम बायर. नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रांसेस. मुझे बताया गया है कि कोई एक गुड्स है उसमें कोई भी भार नहीं है, एनकम्ब्रांसेस नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनी चार्ज. इस पर किसी और तरह का कोई और इंटरेस्ट जनरेट नहीं हो रहा है किसी और के फेवर में. अगर होगा तो क्या होगा? देन आई कैन ऑल्सो क्लेम डैमेजेस. देन वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड. क्वालिटी और फिटनेस जो था ये कंडीशन भी होता है, लेकिन क्वालिटी और फिटनेस की किसी ट्रेड में उसकी क्या क्वालिटी है वो क्योंकि एक स्पेसिफिक चीज़ हो जाएगी तो देन ये एक वारंटी बन जाएगी. कि कोई एक फॉर एग्जांपल जो बैट्स होते हैं, क्रिकेट बैट्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ वुड के बनते हैं और वो वुड के अगर बनने से उनका इस्तेमाल प्रोफेशनल क्रिकेट्स में यूज़ होते हैं. ठीक है, प्रोफेशनल टूर्नामेंट में यूज़ होते हैं. तो इस केस में क्योंकि वो प्रोफेशनल क्रिकेट्स में यूज़ होते हैं और ऐसा बोल के दिया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए यूज़ होगा, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ होगा, तो देन इट बिकम्स अ वारंटी ऑल्सो अलॉन्ग विद द कंडीशन. ओके, नेक्स्ट इज़ वारंटी टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स. अब डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स भी आपको बताना पड़ेगा कि आप कोई सामान बेच रहे हैं, आप फ़ोन दे रहे हैं, तो साथ में यू नीड टू शो कि अगर या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम दे रहे हैं, बेच रहे हैं, तो देन यू नीड टू शो कि भाई इसके भी कुछ शॉक आता है इसमें, या फिर ये डेंजरस हो सकता है अगर आप इसको ओवरचार्ज करोगे, ओवरहीट करोगे या सही कंडीशन में ही रखोगे. अगर ये सारी चीज़ें नहीं बताया जाता है और अगर उसकी वजह से कोई हार्म होता है तो मैं उससे जो सेलर जो बायर है ही कैन नॉट हैव द राइट टू cancel the contract or reject the contract, but only has the right for damages which he has suffered due to non-fulfillment or breach of the warranty. Okay, clear है? समझ आ रहा है? Hello students,
ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई है या बस आप लोग चले गए हैं? समझ आ रहा है कुछ बोल रही हूँ मैं तो, या फिर यस मैम। कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं सिर्फ उन पर्पस से आपको बता रही हूँ जिसमें क्वेश्चंस अभी आए हुए हैं आपके, सिर्फ मैं उन सब बेसिक जो चीज़ें उनमें डील कर रही हूँ, बाकी तो आप सबको रीड करना ही है। ओके अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कैविएट एम्प्टर। मैंने आपको लीगल मैक्सिम वाली क्लास में भी बताई थी कि कैविएट एम्प्टर मतलब क्या होता है। ये इट इज़ अ लीगल टर्म, लेट दी, बट इसका एक कॉन्सेप्ट भी है, लेट द बायर कैविएट, लेट द बायर बीवेयर। ठीक है, मतलब जो बायर है, जो खरीद रहा है सामान को, दैट पर्सन नीड्स टू बी अवेयर ऑफ द गुड्स, वो क्या खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है। ठीक है, ये सबसे पहले इस पर शॉर्ट नोट्स आ सकता है लिखने को, और इसके साथ साथ अलॉन्ग विथ कैविएट एम्प्टर और 2-3 चीज़ें और की इसके एक्सेप्शन बताओ और सब कुछ बनाओ करके एक और लॉन्ग टाइप आंसर भी आ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि हम ये पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे आप बताएंगे कि ये एक लैटिन टर्म होता है जिसका मीनिंग होता है लेट द बायर बीवेयर। कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका कि जो बायर है, जो सामान खरीद रहा है, उसे खुद देखना होगा कि जो प्रॉपर्टी विच आई एम बाइंग इज ऑफ दैट क्वालिटी ऑफ विच, जिसके लिए मुझे उसको यूज़ करना है। ठीक है, जिसका पर्पज़ होगा कुछ मेरा पर्टिकुलर अगर यूज़ होगा उसका, तो मुझे ही देखना है कि भाई ये उस काम के लिए उपयोगी होगा नहीं होगा, यूज़फुल होगा या नहीं होगा। इसमें मैं बाद में फिर नहीं बोल सकती कि अच्छा तो ये तो मेरे काम का ही नहीं आ रहा है, तो आई कैन गो एंड आस्क द सेलर टू रिटर्न इट। ठीक है, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायर टू सी कि जो कुछ मैं खरीद रही हूँ इट इज़ ऑफ दैट क्वालिटी जो कि मेरे यूज़ के हिसाब से है या नहीं है, और पर्पज़ के लिए है या नहीं है, जिस पर्पज़ के लिए मुझे उसे यूज़ करना है। अब इसमें आप लिखेंगे प्रोविज़न कहाँ पर दिया है इसका, तो प्रोविज़न इसका दिया है सेक्शन 16 में, विच सेज दैट सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, विच एक्ट, दिस सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, there is no implied warranty or condition as to the quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under a contract of sale। ये कह रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट, इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर या फिर और भी किसी लॉ के अंदर कोई प्रोविज़न है, उसको सब्जेक्ट करते हुए कोई भी एब्सोल्यूट कंडीशन या वारंटी नहीं है फॉर एनी गुड्स जो आप ले रहे हैं कि उसकी क्वालिटी और फिटनेस कैसी होगी। इट मीन्स जो पर्सन खरीद रहा है उस पर्सन को ही सेटिस्फाई करना होगा दैट इट इज़ फिट फॉर माई यूज़ और नॉट। ओके, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। इट इज़ नॉट द सेलर्स ड्यूटी टू गिव द बायर द गुड्स विच आर फिट इन अ सूटेबल पर्पज़ फॉर द बायर। ओके, एक और कंडीशन ये थी कि वो क्वालिटी के होने चाहिए, लेकिन क्वालिटी प्लस फिटनेस फॉर द सूटेबिलिटी ऑफ द पर्पज़ फॉर विच द बायर इज़ गोइंग टू यूज़ इट, इसके लिए सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओवरऑल जो क्वालिटी है उसकी, उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल है। ओके, ये दोनों चीज़ पे ध्यान रखिएगा आप लोग। मतलब मैंने अगर लेट्स से मैंने यहाँ पर ये जो स्क्रीन है ये ली हुई हूँ, तो सेलर की क्या है यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगी कि ये जो है इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, ईजिली ब्रेक नहीं होगा, लेकिन आई नीड इट फॉर माई क्लास विच इज़ मच बिगर देन दिस रूम, और उस रूम में ये फिट नहीं आएगा, या आई मीन उस रूम में ये फिट आएगा लेकिन बहुत छोटा रहेगा, या फिर इसमें जो फीचर्स हैं वो मेरे यूज़ के हिसाब से उतने यूज़फुल नहीं होंगे मेरे पर्पज़ के लिए। तो ये चीज़ मुझे सेटिस्फाई करनी है, ना कि बायर, ना कि सेलर को। सेलर को क्या सेटिस्फाई करना है, दैट इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, अगर इसे यूज़ करें तो इसमें कोई ख़राबी ना हो, कोई डैमेज ना हो। ओके, नाउ अब इसमें है एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है, कौन सा, अब क्योंकि शॉर्ट नोट्स में आ सकता है और अगर लॉन्ग टाइप आंसर में भी आएगा, तो एक केस लॉ लिखना पड़ेगा आप लोगों को, वॉल्ड वर्सेस हॉब्स का केस है, जहाँ से ये प्रिंसिपल आया है।
1878 ओके इसमें क्या होता है ये इंग्लिश केस है। ये कह रहे हैं कि इस केस में क्या हुआ था कि जो पिग्स होते हैं उनका उन्हें सेल किया गया था बाय वे ऑफ एन ऑक्शन। अब उस केस में ऐसा कुछ नहीं बोला गया था कि नो वारंटी वॉज गिवन बाय द सेलर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्ट और एरर ऑफ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन उस सब के लिए कोई भी वारंटी नहीं थी। बायर ने प्राइस दिया था हेल्दी पिग्स के लिए, लेकिन बाद में पता चला कि वो सारे के सारे अनहेल्दी थे और उसमें से आउट ऑफ दैट वन पिग डाइड ड्यू टू टाइफॉइड फीवर। और वो जो टाइफॉइड फीवर था इट ऑल्सो स्प्रेड टू अदर पिग्स ऑल्सो। इसमें क्या हेल्ड हुआ यहाँ पर था कि देयर वॉज नो इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी कि गुड्स वर ऑफ गुड हेल्थ एंड देयरफॉर इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू सेटिस्फाई कि द पिग्स वर ऑफ they were healthy. Okay, so it became the responsibility of the buyer and not of the seller at the time regarding the fitness, because no implied warranty was given asked for the description or due to fault or error in case of description of the pigs. Okay, is it clear? ये केस याद रखिएगा, वॉर्ड वर्सेस हॉब्स वाला केस है, पिग्स के केस है ये। फिर आप लिखेंगे वॉर्ड हॉब्स का केस लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद है अब जो सेक्शन 16 कह रहा है कि भाई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है सेलर की, बायर हैज़ टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द यूज़ ऑफ द केस। एब्सोल्यूट तो कोई भी रूल नहीं है, तो वैसे ही देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। ये सब आपका लॉन्ग टाइप आंसर में आएगा अगर आएगा तो। when you have to write all the about the caveat emptor, क्या होता है, what is the principle behind it, और कहाँ से आया है, केस लॉ क्या था, केस लॉ के थोड़ा सा फैक्ट्स लिख सकते हैं, एक आध एग्जाम्पल दे सकते हैं, एंड आफ्टर दैट एक्सेप्शन लिखना होगा अच्छे से। पहला है कि नॉलेज, ऐसा लिखेंगे, प्रायर नॉलेज और इंफॉर्मेशन was given to seller। जब बायर खरीदने गया था कोई सामान तो इट हैज़ गिवन टू द सेलर एक प्रायर इन्फॉर्मेशन कि भाई मुझे ये चीज़ ना इस पर्पज़ के लिए चाहिए है, तो आप उस हिसाब से दिखाइए। और उसके बाद भी अगर सेलर बोलता है हाँ इस चीज़ के लिए भी यूज़ हो जाएगा, लेकिन बाद में नहीं होता है, तो फिर नाउ बायर कैन क्लेम। ओके, दूसरा है मर्चेंटेबल क्वालिटी के बारे में। ये कहता है कि जब किसी एक डिस्क्रिप्शन के जो बायर है वो कोई एक पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन के गुड्स खरीदने गया है और सेलर सिर्फ उस टाइप के ही डिस्क्रिप्शन के ही गुड्स में डील करता है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर हो, बट ही डील्स विद, वो भी सेलर शॉप का भी सेलर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर हो। तो इन दैट केस ऐसा ये इम्प्लाइड वारंटी होगी, इम्प्लाइड कंडीशन होगी एक्चुअली, कि जो वो गुड्स दे रहा है वो क्वालिटी, मर्चेंटेबल क्वालिटी के लिए के हो। मर्चेंटेबल क्वालिटी क्या होती है, मतलब कि क्वालिटी टू बी सोल्ड इन द मार्केट। ठीक है, मर्चेंटेबल क्वालिटी के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला कि जो बायर है, सेलर है, वो सिर्फ उसी डिस्क्रिप्शन के गुड्स को के सेलर इज़ डीलिंग with the goods of that description, dealing with goods of that description only,
ओके। वाइल और अनदर थिंग क्या होगी, बायर के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है गुड्स को इंस्पेक्ट करने की, ओके। क्योंकि अगर बायर ने जाके गुड्स को देख लिया, एक बार इंस्पेक्ट कर लिया कि अच्छा गुड्स ऐसे हैं, तो उसे समझ आना चाहिए कि भाई ये मर्चेंटेबल क्वालिटी है या नहीं है। तो इट इज़ एन एक्सेप्शन टू द एक्सेप्शन, मतलब ये जनरल रूल पर आएगा कि अब बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी अगर ही हैज़ सीन द गुड्स एंड हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन दैम। थर्ड है कि किसी भी गुड्स की पर्टिकुलर फिटनेस या क्वालिटी उसके यूसेज या ट्रेड से डिटरमाइन होती है। ओके, अगर इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इफ़ अ हॉट वाटर बॉटल इज़ परचेज्ड, तो इसमें अगर किसी ने एक गर्म बॉटल पानी की ली है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो इम्प्लाइड वारंटी है, वो जो वारंटी है वो इम्प्लाइड है कि किस पर्पस के लिए ली जा रही है। अगर यहाँ पर बायर को बताने की ज़रूरत नहीं है सेलर को कि मुझे इसे इस चीज़ के लिए लेना है, क्योंकि इसका नाम ही, अब मैं बोल रही हूँ आइसक्रीम मुझे लेना है, मैं जाके आइसक्रीम लेती हूँ, तो यहाँ पर एक इम्प्लाइड वारंटी है कि दैट मस्ट बी इन अ फ्रोज़न स्टेट। आइसक्रीम को मैं आइसक्रीम मतलब कि फ्रोज़न स्टेट में होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए। अगर मेल्टेड है तो वो बाय द वे इटसेल्फ उसके यूसेज और ट्रेड से वो कंसिस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि बाय उसके डिस्क्रिप्शन में ही आता है दैट इट नीड्स टू बी फ्रोज़न एज वेल एज कोल्ड, चिल्ड होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट है कि अगर कोई वारंटी या कंडीशन, एन एक्सप्रेस वारंटी और कंडीशन डज नॉट नेगेटिव अ वारंटी और कंडीशन इम्प्लाइड बाय दिस एक्ट अनलेस इनकंसिस्टेंट देयर विथ। ये कह रहा है कि इन सब के अलावा एक और एक्सेप्शन है कि अगर कोई और कंडीशन ऑफ वारंटी जो कि एक्सप्रेसली है वो यहाँ पर दिए हुए किसी भी इम्प्लाइड कंडीशन या वारंटी से इनकंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। दैट इज़ अनदर एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल। मतलब कि जो इस प्रोविज़न में यहाँ पर इम्प्लाइड वारंटीज़ या कंडीशंस दी हुई है, उन्हें एक्सप्रेसली अगर किसी ने कंडीशन या वारंटी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है, तो दैट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विथ दोज इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी, ठीक है। क्लियर है कैवेट एम्प्टर का प्रोविज़न? क्लियर और नॉट? ओके, आई टेक दैट एज यस कि कोई नहीं है इसमें। हाँ, अब इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में, आप लोग चाहे तो रीड करके आ सकते हैं, क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेमो दैट कॉल्ड नॉन हैबिट का प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट। ये बहुत बार क्वेश्चन में क्वेश्चंस आए इसके। फिर है राइट ऑफ अनपेड सेलर, उनके क्या राइट्स होते हैं अगर किसी सेलर है उसे प्राइस नहीं पे किया गया है। और ऑक्शन सेल्स के शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं, तो ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। समझ आया अभी तक जो पढ़ाया गया है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट समझ आया आप लोगों को? मैं ट्राई की हूँ कि आपको मतलब थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करें। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जस्ट 2 मिनट में कि क्या होता है सेल ऑफ गुड्स। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर एक पर्सन है जो कि बायर है और दूसरा पर्सन है सेलर है। तो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर वेयर द सेलर, यहाँ पर एक ऑफर होगा और एक एक्सेप्टेंस होगा। ऑब्वियसली ऑफर बायर से भी हो सकता है, सेलर से भी आ सकता है। तो नाउ ईदर ऑफ द पार्टी इज मेकिंग एन ऑफर टू द अदर फॉर व्हाट, फॉर द सेल ऑफ एनी गुड्स। यहाँ पर गुड्स क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, गुड्स है। गुड्स क्या हो सकता है, इट कैन बी इट इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट डज नॉट इंक्लूड
what? It does not include actionable claims and does not include money. Apart from that, it includes every kind of movable property, including shares, stocks, growing crops, growing grass, and things attached to the land or forming part of the land, which was agreed to be severed, okay, from the land between the parties. Now अब इसमें क्या होगा, consideration क्या होगा, offer acceptance के बाद there must be a consideration in the form of price. तो price होगा, और सबसे important चीज़ है that there must be a transfer of ownership होगी, transfer होगी sale में, ठीक है. It means all the rights. Ownership क्या होता है? All the rights in a property, in a goods. मैं अगर एक फ़ोन ट्रांसफ़र कर रही हूँ, मैं फ़ोन अगर किसी से ख़रीद रही हूँ या किसी को बेच रही हूँ, सेल हो रही है यहाँ पर, इट मीन्स पूरी तरह से अब जिसके पास वो प्रॉपर्टी जाएगी, दैट पर्सन हैज़ अ सोल ओनरशिप, इट मीन्स हैज़ ऑल दी राइट्स. अब वो उस फ़ोन के साथ यूज़ कर सकता है, किसी को दे सकता है गिफ्ट में, किसी को उसका खुद एन्जॉयमेंट भी कर सकता है, उसे लीज नहीं, उस पर प्लेज पे भी दे सकता है, जो उसे करना है वो कर सकता है, बेच सकता है, तोड़ सकता है, एंड सो ऑन. इसके साथ ही फिर हमने पढ़े हैं कि गुड्स में भी स्पेसिफिक गुड्स होते हैं, एसर्टेन्ड स्पेसिफिक गुड्स होते हैं, फ्यूचर गुड्स होते हैं. स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं? जो कि विच इज़ एग्जिस्टिंग एंड विच इज़, अब इसमें तीन चीज़ें थी कि विच आर इन डिलीवरेबल स्टेट, दूसरा विच नीड टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट, और तीसरा विच आर इन डिलीवरेबल स्टेट बट कुछ काम करना पड़ेगा, थिंग नीड्स टू बी डन टू एसर्टेन द प्राइस. फिर होते हैं फ्यूचर गुड्स होते हैं. फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं? जो कि विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट विल कम इन टू एग्जिस्टेंस आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम. अब फिर हमने डिफरेंस पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट ऑफ सेल में. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? जब सब कुछ हो जाता है, ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, कंसिडरेशन हो गया, गुड्स एग्जिस्टिंग थे, स्पेसिफिक गुड्स थे, और ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है, देन इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. बट जहाँ पर सिर्फ बात हुई है कि हम कुछ गुड्स को खरीदने या बेचने का बस एक एग्रीमेंट कर रहे हैं. सो नाउ दिस इज़ जस्ट एन एग्रीमेंट एंड इट इज़ नॉट बाइंडिंग on the parties because the ownership has not been transferred from seller to buyer. Okay, so it is agreement. We can say that agreement to sell is a stage prior to contract, okay, or prior to sale. Now it is clear. I hope it's clear to all. कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे. Okay, I see a thumbs up. ठीक है, समझ आया है. मतलब नेक्स्ट क्लास में आप लोग प्लीज़ दो चीज़ें, दो नहीं तीन चीज़ें एक्चुअली. पहला ऑक्शन सेल, दूसरा है कॉन्सेप्ट की सेल बाय पर्सन नॉट हैविंग ओनरशिप एंड राइट्स ऑफ अनपेड सेलर. ये तीन चीज़ ज़रूर पढ़ के आइएगा क्योंकि इस पर ही हमारा मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़ेंगे और वही आते हैं, और इससे ही जुड़ी हुई चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो करते हैं हम क्लास 1. थैंक यू सो मच. Just a minute.